नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 28 अकबर कालीन जो है मुगल काल में। अभी हम लोग पढ़े अकबर का प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात विजय के समय अकबर को साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। गुजरात से लौटने 1573 ईस्वी के बाद अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आरंभ किया था। तो गुजरात विजय के समय अकबर को साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। और गुजरात से लौटने के बाद अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का आरंभ किया था। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जाने वाली अमले भर्ती किए गए। तो करोड़ी नाम से जाने वाले अमले जो है भर्ती किए गए और उनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ दाम 2.5 लाख रुपए वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई। तो उनमें से प्रत्येक करोड़ी को जो है 1 करोड़ या फिर दाम जो है 2.5 लाख रुपए वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई। अकबर ने एक नई प्रणाली शुरू की जिसे दहसाला प्रणाली कहते हैं, जो कि 1580 की शुरुआत हुआ। तो अकबर ने एक नई प्रणाली शुरू की 1580 में जिसे दहसाला कहते हैं। इस दहसाला प्रणाली के अंतर्गत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उनकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा तय किया गया, लेकिन राजस्व की मांग नकद की शक्ल में रखने की सामने रखी गई। तो इस प्रणाली के अंतर्गत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उनकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा तय किया गया, लेकिन राजस्व की मांग नकद की शक्ल में सामने रखी गई। और यह काम पिछले 10 सालों की औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को नकद में तब्दील कर दिया गया। तो यह काम पिछले 10 सालों के औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को नकद में तब्दील कर दिया गया। राज्य के हिस्से में पड़ने वाली 1 बीघा जमीन की उपज मन बताई गई। तो राज्य के हिस्से में पड़ने वाली 1 बीघा जमीन की उपज मन में बताई गई। एक बीघा जमीन की उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के आधार पर राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपयों में तय किया गया। तो राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपयों में तय किया गया। किसानों को न केवल स्थानीय उपज के आधार पर बल्कि स्थानीय मूल्यों के आधार पर राजस्व अदा करना पड़ा था। ठीक है, इस प्रणाली के कई लाभ थे। जिस समय लोहे की कड़ियों से जुड़े बांसों से बोए गए रकबे को नापा जाता था, उसी समय किसानों और राज्य दोनों को मालूम हो जाता था कि राजस्व कितना होगा। तो इस प्रणाली के कई लाभ थे जिससे समय लोहे की कड़ियों से जुड़े बांसों से बोए गए रकबे को नापा जाता, उसी समय किसानों और राज्य दोनों को मालूम हो जाता कि राजस्व कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका दहसाला प्रणाली था। ठीक है, यदि सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो किसान को भू राजस्व में छूट दी जाती थी। पैमास की इस प्रणाली को इस पर आधारित राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा जाता है। तो यदि सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो किसान को भू राजस्व में छूट दी जाती थी। पैमास की इस प्रणाली को इस पर आधारित राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा जाता था। ठीक है, इसे जब्ती कहा जाता था। ठीक है, पैमास की इस प्रणाली को इस पर आधारित राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा जाता था। और दहसाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का और भी सुधरा रूप हुआ करता था। तो दहसाला प्रणाली जो है जब्ती प्रणाली का और भी सुधरा हुआ रूप था। तो यदि आपका जो फसल अगर सूखे या बाढ़ के कारण नष्ट हो गया है तो जो है आपका तो किसानों को जो है भू राजस्व में जो है छूट दी जाती थी। ठीक है, और इसे ही जो है जब्ती कहा जाता था। सबसे सामान्य एवं संभवतः सबसे पुरानी प्रणाली का नाम बटाई या गल्ला बख्शी थी। तो सबसे सामान्य एवं संभवतः सबसे पुरानी प्रणाली का नाम बटाई या गल्ला बख्शी थी। ठीक है, तो सबसे सामान्य एवं संभवतः सबसे पुरानी प्रणाली का नाम बटाई या गल्ला बख्शी थी। इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच बांट दी जाती। तो इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच में बांट दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच में बांट दी जाती थी। कपास, तिलहन, गन्ना आदि की फसलों के मामले में राज्य आमतौर पर नकदी अदायगी चाहता था, इसलिए इन्हें नकदी फसल कहा जाता था। तो कपास, तिलहन, गन्ना आदि के फसलों के मामले में राज्य आमतौर पर नकदी अदायगी
आता था, इसलिए इन्हें नकदी फसल कहा जाता था। ठीक है। अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम नसक था। तो अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम नसक था। भू राजस्व तय करने में कृषि भूमि की उर्वरता का ध्यान रखा जाता था। तो अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम नसक था और भू राजस्व तय करने में कृषि भूमि की उर्वरता का ध्यान रखा जाता था। इसके अतिरिक्त जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। तो जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे पर्ती कहते थे। जब पर्ती जमीन में खेती की जाती थी तब उस पर पूरा राजस्व पोलज देना पड़ता था। और वैसी जमीन जो लगातार 2-3 साल पड़ती रहती थी उसे चार्जर कहा जाता था। और इससे ज्यादा समय तक पड़ती रहने वाली भूमि को बंजर कहते थे। तो जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। और जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे पर्ती कहा जाता था। और जब पर्ती जमीन में खेती की जाती थी तब उस पर पूरा राजस्व पोलज देना पड़ता था। वैसी जमीन जो लगातार 2-3 साल पड़ती रहती थी उसे चाचर कहा जाता था तथा इससे ज्यादा समय तक पड़ती रहने वाली भूमि को बंजर कहा जाता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न कोटियों में भी विभाजित किया जाता था। तो इसके अतिरिक्त भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न कोटियों में भी विभाजित किया जाता था। राज्य का दावा 1/3 उपज पर होता था। तो राज्य का दावा जो था 1/3 होता था। माप तौल के पैमाने अकबर के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व उत्तर में नाप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल अथवा 32 इंच प्रचलित थी, किंतु अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज 41 अंगुल अथवा 43 इंच ले लिया था। ठीक है। तो माप तौल के पैमाने अकबर के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व उत्तर में नाप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल अथवा 32 इंच प्रचलित था, किंतु अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज 41 अंगुल अथवा 33 इंच ले लिया था। ठीक है। आईने दहसाला प्रणाली। तो आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने लागू किया था। तो आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने लागू किया था। ठीक है। दहसाला प्रणाली 10 साला बंदोबस्त नहीं थे, न वह अस्थायी बंदोबस्ती। राज्य की उसमें परिवर्तन करने का अधिकार था। तो 10 साला प्रणाली 10 साला बंदोबस्त नहीं थी, न वह अस्थायी बंदोबस्ती। राज्य की उसमें परिवर्तन करने का अधिकार था। जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है। तो जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है तथा कभी कभी उसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। तो जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है और कभी कभी उसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेर शाह के दिन काम किया था। तो टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेर शाह के दिन काम किया था। ठीक है। अब हम ऊपर पढ़ेंगे जो आपका कुछ जो छूट गया था। तो यहाँ पर कल आपका यहाँ पर छूट गया था ये अकबर का विजय। तो अकबर का विजय जो हुआ है सबसे पहला गोंडवाना विजय 1564 में। तो आपका जो विजय हुआ सबसे जो है गोंडवाना विजय 1564 में। उसके बाद चित्तौड़ का विजय 1568 में। और उसके बाद कालिंजर का विजय 1570 में। आमिर से संधि किया था 1562 में। तो आमिर का विजय 1562 में। उसका मारवाड़ का विजय 1570 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए आमिर की संधि 1562 में। तो आमिर की संधि या आमिर की विजय 1562 में। उसके बाद गोंडवाना का विजय 1564, चित्तौड़ का विजय 1568। उसके बाद आपका जो है कालिंजर का विजय, कालिंजर और आपका मारवाड़ का विजय। तो कालिंजर का विजय और मारवाड़ का विजय 1570 में। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और आपका असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 में। ठीक है। तो सबसे पहला आपका है आमिर की संधि 1562, गोंडवाना विजय 1564, चित्तौड़ विजय 1568, कालिंजर विजय और आपका मारवाड़ विजय। तो कालिंजर और मारवाड़ 1570 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। ठीक है। तो गोंडवाना 1564 में, चित्तौड़ का विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570 में, आमिर की संधि 1562 में, मारवाड़ का विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है
शासक आपके जो है मुगल शासक जो थे उसके समय में वजीर और वकील कौन था? तो वजीर या वकील आपका मुगल शासक में आपका कौन था? तो बाबर के समय में जो आपका वजीर या वकील था उसका नाम था मेहदी ख्वाजा। तो बाबर के समय में वजीर या वकील था मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के समय में निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। तो हुमायूं के समय में निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग। अकबर के समय में बैरम खां। जहांगीर के समय में यह पद रिक्त था, खाली था। और शाहजहां के समय में इस पद को वजीर या वकील के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो बाबर के समय में मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय में 2 आदमी, एक निजामुद्दीन अहमद और बाद में हिंदू बेग। और अकबर के समय में बैरम खां। जहांगीर के समय में यह पद खाली रहा था और शाहजहां ने इस पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो हमें पढ़ा आपका मेहदी ख्वाजा, बाबर, निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। आपका जो है अकबर, निजामुद्दीन अहमद और हुमायूं, बैरम खां आपका अकबर। और जहांगीर के समय में यह पद नहीं था, खाली था। ठीक है, रिक्त था। और ये शाहजहां के समय में यह पद खाली हो गया था। ठीक है, शाहजहां के समय में यह पद खत्म हो गया था। ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। तो बाबर, मेहदी ख्वाजा, हुमायूं, निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग, अकबर, बैरम खां, जहांगीर, यह पद रिक्त था। और शाहजहां यह पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे आपका मुगल काल में। तो मुगल काल में निम्न प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है। तो मुगल काल में निम्न प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहला आपका पाहीकस। पाहीकस किसे बोलते थे? तो अपनी जमीन पर खेती करने हेतु दूसरे गांव में जाने वाले थे। इन्हीं का जमीन जो है लेकिन वो उनके अपने गांव में नहीं है, वो दूसरे गांव में इनका जमीन है, तो उसे पाहीकस किसान कहते थे। तो पाहीकस, तो अपनी जमीन पर खेती करने हेतु दूसरे गांव में जाने वाले किसान को पाहीकस। खुदाकस, स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान, जमीन भी इसी गांव में। तो स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान और जमीन भी इसी गांव में। और पाहीकस क्या है? स्वयं अपनी जमीन पर खेती करते थे लेकिन उनके अपने गांव में जमीन नहीं था, दूसरे के गांव में जमीन था। ठीक, उसे पाहीकस कहते हैं। और खुदाकस, तो स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान और जमीन भी इसी गांव में था, जमीन भी अपने ही गांव में था। मुजारे क्या थे? तो मालिकों की जमीन या खुदाकस किसानों की जमीन पर खेती करने वाले किसान। तो मुजारे कौन थे? तो मालिकों की जमीन या खुदाकस्त किसानों की जमीन पर खेती करने वाले किसान थे। तो पाहीकस्त आपके हो गए अपनी जमीन पर खेती करने हेतु दूसरे गांव में जाने वाले किसान। खुदाकस्त स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान, जमीन भी इसी गांव में। और मुजारे मालिकों की जमीन या खुदाकस्त किसानों की जमीन पर खेती करने वाले किसान। तो आज आपका वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।